तो आज का टॉपिक स्टैंडर्ड 8 साइंस लेसन नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड मतलब जो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स हैं उनका ये वर्ल्ड, और क्लासिफिकेशन मतलब उनको अलग अलग करना ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब एक्सट्रीम स्मॉल स्पीसीज, बहुत छोटे लिविंग थिंग जो हम अपने नेकेड आइज से, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सो लिविंग लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में हमें शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने पूछा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते वक्त क्राइटेरिया में कैसे होगा। सो हमें जब भी ऐसे क्लासिफिकेशंस करने होते हैं तो हम ये क्लासिफिकेशंस स्पीसीज़ के बेसिस पे करते हैं। कौन से स्पीसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, कौन से यूनिसेल्युलर सेल्स में आते हैं, और मोर। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दे आस्क हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसने इन्वेंट किया उसका नेम है कार्ल लिनियस। इसका नाम है कार्ल लिनियस। थर्ड क्वेश्चन यास which level of literature are considered while writing the name in the binomial nomenclature। तो जब भी आप बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर से नाम लिखते हो तो दो पार्ट होते हैं उसके। तो पहले पार्ट में जो नाम लिखा जाता है वो उसका जेनरिक नेम होता है। जेनरिक नेम जो जनरलाइजली हम लोग स्पीसीज़ के पहले नाम साइंटिफिक नेम होता है, उसको जेनरिक नेम भी कहा जाता है। ये जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उससे ये शुरुआत होती है। और सेकंड जो पार्ट होता है उसकी स्पीसीज़ के नाम से होता है। इज दैट क्लियर? सो पहले पूछे गए 3 क्वेश्चंस के आंसर्स तो हम लोग ने समझ लिए। अब आगे देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। किस तरह की बायोडाइवर्सिटी हमारे आसपास है और किस तरह की क्लासिफिकेशन इसको ज़रूरत है। पहले तो समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या। तो हमारे आसपास जितने भी स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ मतलब लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स, जैसे कि वो प्लांट्स है, वो ह्यूमन है, वो एनिमल है, किसी भी तरीका है, वो बर्ड्स है, वो इंसेक्ट है, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये अलग अलग चीज़ों की होती है बायोडाइवर्सिटी। अभी ये बायोडाइवर्सिटी ये लिविंग थिंग्स की होती है बायोलॉजिकली एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी इसको अलग अलग करने की ज़रूरत है। पहले जैसे हम लोग हाईलाइटेडली देखते हैं कि प्लांट को हम लोग अलग समझते हैं, एनिमल्स को अलग समझते हैं। एनिमल्स में भी अलग अलग एनिमल्स हैं, टाइगर्स में भी चीता, लेपर्ड्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके आते हैं। इसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन होनी काफ़ी ज़रूरी है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर वी लर्न दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग द जियोग्राफिकल रीजन फूड इंजेक्शन डिफरेंस व्हाइल अडेप्टिंग मीनिंग डिफरेंस ऑल्सो एंड ऑर्गेनिज्म स्पीसीज। तो थोड़े से पास्ट में चले जाते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। तो जब अर्थ फॉर्म हुई, ये एक तपता हुआ लावा का गोला था। धीरे धीरे ये शांत हो चुका और फिर इसके ऊपर कूलनेस जमने लगी, और कूलनेस जैसे वातावरण की निर्मिति जैसे हुई, जैसे एटमॉस्फेयर बना, ये एटमॉस्फेयर ने हमारे अर्थ पे एकदम कोल्ड आइस एज की स्टार्ट की। अभी ये आइस एज में अलग अलग स्पीसीज जन्मी। कुछ स्पीसीज़ अभी तक इवॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि हम लोग पुराने मैमल्स को देखें तो आज के हाथियों से, एलिफेंट से हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। सो ये सारे स्पीसीज़ हुए इवॉल्व। इसी तरह हर एक स्पीसीज़ आज इवॉल्व हो चुका है। अब
जैसे ही इवॉल्व होता है, ये इवॉल्व होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ पे जो भी स्पीसीज़ है वो अडेप्टेबल है, हमारे आसपास के सराउंडिंग से ये अडेप्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि ठंडी आ जाती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ के ये बॉडी को कंट्रोल करना है। जैसे गर्मी होती है, हमारे बॉडी में से एक्सेसिव वाटर निकाल के ये बॉडी को कूल रखने की कोशिश करता है। सो अलग अलग टाइम पीरियड में हमारी बॉडी हमें अलग अलग तरीके से अडाप्ट करती है। ह्यूमन ही नहीं तो काफ़ी अलग अलग स्पीसीज जो है ये अडाप्ट होते हैं। अभी अडेप्टेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल रीजन में अडेप्टेशन है। जैसे कि हम लोग आइस वाले पार्ट में देखने सोवी रीजन्स में देखने जाए तो वहाँ हम लोग को देखने मिलता है कि वहाँ पोलार बियर जैसे एनिमल्स होते हैं, याक जैसे एनिमल होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा टफ होती है और उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर होते हैं जिसकी वजह से उनको ठंड ना लगे। जबकि हम लोग जहाँ नॉर्मल रीजन में रहते हैं, लाइक एज अ ट्रॉपिकल रीजन में, तो हमारी स्किन उस हिसाब से कम फरी, कम रफ ऐसी रहती है। और कुछ एनिमल्स डेजर्ट्स में रहते हैं, लाइक एज ना कैमल है, तो ये अपने हिसाब से अडाप्ट करती है हमारी बॉडी हमारे फ्रूट इंजेक्शंस। जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं वो भी इसी पे डिपेंड होता है कि हम लोग, जैसे कि एक कैमल है, ये अपने बॉडी के अंदर काफ़ी दिन तक पानी जमा करके रख सकता है, राइट। तो ये सारी अडाप्टेशन है। ये अडाप्टेशन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, सेंचुरी बाय सेंचुरी ये चेंज होती रहती है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे ही हमारी सराउंडिंग चेंज होगी, हम अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। तो 2011 में रिसर्च किया गया और ये रिसर्च में हमें पता चला कि 87 मिलियन स्पीसीज़ है हमारे अर्थ पे, फिर वो लैंड में हो, सी में हो, एयर में हो, कहीं भी। तो ये टोटल नंबर है 87 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये 87 मिलियन को हमें अलग अलग पार्ट में, अलग अलग किंगडम्स में बांटना पड़ेगा ताकि इनको समझने में आसानी हो। सो ये to study the vast number, it is essential to divide them in the groups, so groups, subgroups and the considered similar। तो ये डिवीजन कैसे होगा? तो ग्रुप्स में होगा, सब ग्रुप्स में होगा, किसी क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंशिएशन है, ये सारी चीज़ समझी जाएगी और तभी क्या होगा, ये ग्रुपिज्म हो जाएगा। सो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर in 1920 to 1980, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट in 1969 डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5। तो इन्होंने 5 अलग अलग ग्रुप्स में इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज़ को अलग अलग बांटा। थोड़ा इससे पहले चले जाते हैं, ये 1969 की बात थी। हम लोग थोड़ा सा 1735 में चले जाते हैं। 1735 में कार्ल लिनियस, हम लोग ने पहले नाम सुना है अभी, कार्ल लिनियस, इसने 2 किंगडम बनाए, 2 किंगडम, जिसमें एक किंगडम था वेजिटेबलिया जो प्लांट से रिलेटेबल था और दूसरा था एनिमलिया जो एनिमल से रिलेशन था। फिर इन 1866 हैकर ने 3 किंगडम और बनाए। एक किंगडम था प्रोटिस्टा, दूसरा था प्लांट और तीसरा था एनिमल। फिर और आगे जाके 1925 में 2 ग्रुप्स बने, 2 ग्रुप्स, हेड ग्रुप्स है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनको समझना। थोड़ी देर बाद मैं इनका एक्सप्लेनेशन करूँगा। इनका नाम है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखो, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। इन 1938 में कोपाल डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इन 4 किंगडम। अभी
4 किंगडम में इनको और डिवाइड किया गया है। पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटे एंड फिर आर्ना। और आखिरकार 1969 में विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने 5 ग्रुप बनाए। तो ये 5 ग्रुप पढ़ने से पहले हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं, पहले ही हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्रोक्रायोटिक्स एंड यूक्रायोटिक्स। तो प्रोक्रायोटिक्स और यूक्रायोटिक्स को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनको समझा नहीं तो आगे पूरा लेसन वर्स्ट है। सो प्रोक्रायोटिक्स सेल या फिर यूक्रायोटिक्स सेल्स क्या हो सकते हैं? तो प्रोक्रायोटिक्स मतलब प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव स्टार्टिंग लेवल के, प्राथमिक लेवल के, जो अभी अभी बन चुके हैं, नॉट डेवलप सो। और यूक्रायोटिक्स जिनको हम लोग गुड या वेल सेल्स कह जाते हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये प्रोक्रायोटिक्स और यूक्रायोटिक्स में डेवलपमेंट में कैसे होता है कि इनमें 90% एक ह्यूमन बॉडी में या एक एनिमल बॉडी में प्रोक्रायोटिक सेल्स जो होते हैं ये 90% होते हैं। प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जो अपने डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। तो इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं प्रोक्रायोटिक्स में और 80S राइबोसोम्स होते हैं यूक्रायोटिक्स में। अब ये प्रोक्रायोटिक्स ज़्यादातर पाए किस में जाते हैं? तो ये प्रोक्रायोटिक्स ज़्यादातर पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, और यूक्रायोटिक्स मोस्टली हमें मिलते हैं जो डेवलप स्पीसीज़ है, लाइक प्लांट है, ह्यूमन है, एनिमल्स है। इनमें जो डेवलप स्पीसीज़ होती है इनमें यूक्रायोटिक्स पाए जाते हैं। अभी प्रोक्रायोटिक्स खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, खुद को बढ़ा नहीं सकते कभी भी, ठीक है। और यूक्रायोटिक्स खुद को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ गुड सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, कुछ बैड सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो ये है यूक्रायोटिक्स। ये प्रोक्रायोटिक्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। तो यूक्रायोटिक्स के आसपास प्रोटीन लेयर नहीं होता, और अगर होता भी है तो ये प्रोटीन लेयर जो होता है ये कंप्लीट नहीं होता। और इसी वजह से अगर मतलब कुछ बैड सेल्स ऑफ प्रोक्रायोटिक्स ने हमारे बॉडी के अंदर एंटर भी कर लिया तो वो जल्दी मारे जाते हैं। वाई? क्योंकि उनके ऊपर प्रोटीन कवर नहीं है। बट ये यूक्रायोटिक्स इसके ऊपर प्रोटीन कवर है। अब ये प्रोटीन कवर होने के वजह से इसका जो क्रायोटिक्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, क्रायोटिक्स मीन्स सेंटर, इसका जो सेंटर है इसको तोड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसका आउटर सेल जो है ये प्रोटीन से भरा है, और ये प्रोटीन से भरने की वजह से इसको हमारे गुड सेल्स है, हमारे जो बॉडी के अंदर सिपाही है, ये इनको मार नहीं सकते। जैसे कि कोरोना वायरस, अभी फ़िलहाल हम लोग कोरोना वायरस देख रहे हैं। कोरोना वायरस के क्रायोटिक्स में ये सेंटर है, और ये क्रायोटिक्स के बाहर जो एक प्रोटीन लेयर है इसको ईज़िली तोड़ा नहीं जा पा रहा है, और इसी वजह से मुश्किल आती है। सो यूक्रायोटिक्स में ये एक बहुत उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है यूक्रायोटिक्स के, कि उनका आउटर जो सेल है ये प्रोटीन लेयर से कवर्ड होता है, और इसी वजह से दे कैन डिवाइड देमसेल्फ ईजीली। तो ये हुए प्रोक्रायोटिक्स और यूक्रायोटिक्स। अभी ये प्रोक्रायोटिक्स और यूक्रायोटिक्स को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि प्रोक्रायोटिक्स में वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी ये क्या है? सिंगल सेल। इनको कहा जाता है यूनिसेल्युलर, एक ही सेल है जो हम लोग नॉर्मली आँखों से नहीं देख पाते। पर यूक्रायोटिक्स जो है हम लोग देखें कि ये डिवाइड कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं, पर इसमें भी 2 तरीके आते हैं। पहले तो आपको समझ चुके होंगे कि 2 तरीक़ों का, एक पहला है जो अपने आप को डिवाइड करता है, विच मीन्स मल्टी सेल्यूलर। अलग अलग
सेल्स होने वाला, बहुत सारे सेल्स होने वाला, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। और यूनिसेल्यूलर में सिर्फ एक सेल है। तो आप पूछोगे कि यार आपने तो कहा कि ये अपने आप को डिवाइड करते हैं, बट सम ऑफ देम कैन नॉट डिवाइड देमसेल्फ। तो इनको हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। तो हम लोग ने, हमारे विटेकर सर ने इनको 5 पार्ट में पहले ही बांटा है। इससे पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनका खाना हम खाते हैं। उसके बाद आता है फंगाई, जो डेड सेल्स है उनके ऊपर बढ़ते हैं और अपने खाने के लिए वो उन पर डिपेंड होते हैं। और इसी तरह एनिमल्स जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये कुछ खाना नहीं बना सकते, इसीलिए ये ऐसे ऑटोट्रॉपिक चीज़ों पे क्या होता है, टोटली डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। फिर आती है लाइफ स्टाइल में प्लांट प्रोड्यूसर है, एनिमल कंज्यूमर है। प्लांट प्रोड्यूस करता है खाना, प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, हम कंज्यूमर, एनिमल्स कंज्यूमर। और फंगाई डीकम्पोजर, मतलब अगर हम लोग में से या कोई भी एक नॉर्मल एनिमल जो है डेड हो जाता है, तो ये डेड होने के बाद इसको वापस डीकम्पोज करने का जो काम है ये फंगाई जैसे काम चीज़ें करते हैं। आगे तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक्स में भी हम लोगों ने देखा कि ये सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है। और अब इसके 5 पार्ट देखते हैं। पहले 5 किंगडम है। पहला किंगडम है जो प्रोकार्योटिक के यूनिसेल्यूलर का है, जिसका नाम है किंगडम 1 मोनेरा, फिर आते हैं यूकार्योटिक्स के 2 पार्ट। पहला यूनिसेल्यूलर में एक है जो है प्रोटिस्टा, याद आया। फिर मल्टीसेल्यूलर के 3 पार्ट। पहला है फंगाई, दूसरा है प्लांट है और तीसरा है एनिमल। अब आगे हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सो वी आर मूव अहेड विद द किंगडम 1 मोनेरा। तो किंगडम 1 मोनेरा से हम लोग शुरू करते हैं। It a small drop of curd of buttermilk on clean glass. Slightly dilute it with a little water. Carefully keep a cover slip. Observe the high power compound microscope. What did you see? The moving rod like a microbes and lactobacilli. All type of bacteria, blue and green algae are included in the kingdom Monera. तो अब तक हम लोगों ने देखा क्या हुआ, हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग स्पीसीज़ को अलग अलग किंगडम्स में बांटा है। और इसमें से पहले ये यूनिसेल्यूलर की एक पहली स्पीसीज़ है जिसका नाम है मोनेरा। और ये मोनेरा का एक उदाहरण देने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में एक अच्छा सा एग्जांपल है। इन्होंने कहा है कि हमें कर्ड लेना है, दही होता है बटर मिल्क। इसमें को एक गिलास पे कांच के पार्ट पे लेना है, क्लीन ग्लास पे लेना है और फिर उसको गिलास को थोड़ा सा स्लांट करना है ताकि वो उससे स्लाइड हो जाए। अब हमें इस ग्लास को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, तो हमें दिखेगा क्या, ग्रीन और ब्लू कलर के एक रॉड दिखेंगे, ग्रीन और ब्लू कलर के रॉड दिखेंगे। इनको ही हम लोग क्या कहेंगे, मोनेरा। अब इन मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। तो मोनेरा में जैसे ये यूनिसेल्युलर का पार्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, यूनिसेल्युलर ही होंगे। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और एटोट्रॉपिक, मतलब दे कैन बी प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन और मेड। कई बार चांस होता है कि वो अपना खाना खुद बनाएं और कई बार नहीं। These are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organ.
तो ये प्रोक्रायोटिक सेल्स है। प्रोक्रायोटिक्स का मतलब मैंने बताया, प्रिमिटिव, क्रायोटिक्स, सेंटर्स, न्यूक्लियस। पर इसमें द सेल्स इज विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इसमें एक ऐसा न्यूक्लियस विदाउट अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट। हमें एक सेंटर से ही काम होता है, मतलब वहाँ ही खाना बनता है, वहाँ ही उसका डाइजेशन होता है, वहाँ ही उसकी प्रोसेस आउट होती है। ये सारी चीज़ें एक सेल ऑर्गेनल में ही होती है। इज दैट क्लियर? सो सेकेंड किंगडम पे हम लोग बढ़ते हैं। सो सेकेंड किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा, इसमें भी हमें कुछ कहा है, प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट, one drop of a pond and glass slide, observe the lower power to high power the microscope to find the motile microbes with a irregular shape. This are तो ये है प्रोटिस्टा। और ये प्रोटिस्टा इस टेम्पररी माउंट, कुछ खास वक्त के लिए आते हैं, कुछ टाइम पीरियड में ही ये ज़िंदा रह सकते हैं। इट्स अ वन ड्रॉप ऑफ पॉन्ड। अगर हम लोग पॉन्ड वगैरह देखते हैं तो ये पॉन्ड में हमें ये प्रोटिस्टास हमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अभी ये प्रोटिस्टास में काफ़ी फेमस जो 2 प्रोटिस्टास है जिनका नाम है अमीबा एंड पैरामीशियम। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटिस्टास है। ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे पॉन्ड वाटर्स के यहाँ। सो यू विल फाइंड सम माइक्रोब्स इन रेगुलर शेप, मतलब इसको कोई शेप की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक अलग अलग तरीक़ों में पाए जाते हैं। अमीबा अलग शेप में होता है। पैरामीशियम ये हमारे थोड़े से लेग की तरह दिखता है, हमारे पैर के नीचे का जो पार्ट होता है उसके तरह ये पैरामीशियम दिखता है। इसमें भी एक ही सेल होता है, सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल से ही वर्कआउट करते हैं। प्रोटिस्टास आर सिंगल सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्रोटिस्टास आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विथ ऑल डिफाइंड न्यूक्लियस इंक्लूड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो ये सिंगल सेल है और इसका एक एंक्लोज सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ से ही ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। दे हैव अ पेसिपोरिया और हेयर लाइक अ क्लिया और विप्स एंड फ्लाई। तो इसके आसपास थोड़े से हेयरी पार्ट होता है। जैसे हम लोग पैरामीशियम का अगर पिक्चर देखेंगे तो इस पैरामीशियम के पिक्चर में हमें थोड़े से साइड में हेयर्स दिखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉप्स में हम लोग देखते हैं कि ये टोटली दूसरे खाने पे डिपेंड होते हैं। इन ऑटोट्रॉप्स में हमें 2 नाम ज़्यादातर देखने मिलेंगे, वोल्वॉक्स और एल्गुलेना। वोल्वॉक्स और एल्गुलेना, तो ये ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। पर जो हम लोग ने पहले 2 इम्पॉर्टेंट नाम सुने, जो हेटरोट्रॉप्स हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, कौन है वो? अमीबा एंड पैरामीशियम, ये हेटरोट्रॉप्स हैं। फिर आते हैं थर्ड किंगडम पे। थर्ड किंगडम का नाम है फंगाई, और शायद ये 3 ही किंगडम आपके बुक में फ़िलहाल के लिए आपको समझाए। फंगाई आपने काफ़ी बार देखी होगी आपके घर पे भी, जैसे कि बारिश आती है तो बिल्डिंग के बाहर जो एरिया होता है, बिल्डिंग के वॉल्स होते हैं, आउटर वॉल, वहाँ काफ़ी बार हमें वाइटिश ऐसे एक पार्ट दिखता है और एकदम स्मूथ होता है वो, उसे हम लोग फंगाई कहते हैं। या फिर हम लोग ने कई बार रोटी कुछ ज़्यादा दिनों के लिए एक बंद डब्बे में रख दी तो उसके ऊपर क्या आता है, एक वाइटिश लेयर आता है, वो होता है फंगाई। सो टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ अ ब्रेड भाकरी, कीप इट इन कंटेनर विद 2-3 days. आफ्टर 2-3 days फाइंड कॉटन थ्रेड, इट्स लाइक अ ट्रफ एंड ग्रोइंग इट टू सरफेस। तो जैसे हमें कहा है कि एक ब्रेड या फिर भाकरी का पार्ट लेना है
ये पार्ट को हम लोग 2-3 दिन एक डब्बे में रखना है, फिर खोलना है। सो वी कैन सी एक फरी एरिया इस ब्रेड के ऊपर आ जाता है, भाकरी के ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगाई। सो प्रिपेयर द टेम्पररी माउंट फ्यू थ्रेड्स एंड द कल्चर्स ऑफ दिस। तो हमें ये फंगाई काफ़ी ज़्यादा जगह पे देखने नॉर्मली मिलते हैं, कोई भी तरीके के खाने पे, बारिश के सीज़न में, ऐसे मोस्ट मॉइस्ट चीज़ों में ये फंगाई, मोस्टली मॉइस्ट चीज़ों में जहाँ नमी ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ ये मिलते हैं। सो आज के लिए ये 3 किंगडम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ने डिवाइड किया। आगे के और चैप्टर्स हम लोग अगले लेक्चर्स में करते हैं। बाय बाय गाइस।